नमस्कार साथियों। आप में से बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने काफी दिनों से यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत की हुई है, लेकिन अभी तक आंसर राइटिंग की शुरुआत नहीं की है। यानी उत्तर लेखन की शुरुआत अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मन में कई तरह के डाउट्स हैं, कई तरह के कंफ्यूजन हैं और उत्तर लेखन के दौरान डर भी लगता है। तो आज की क्लास आप ही के लिए है। ये क्लास आपके कई कंफ्यूजन को दूर करेगी। उत्तर लेखन के आपके डर को भी समाप्त करने का प्रयास इस क्लास के अंतर्गत किया जाएगा और साथ ही एक केस स्टडी के माध्यम से, यानी एक वर्ष 2026 के प्रश्न को भी हम लेंगे और उसका उत्तर लेखन किस प्रकार से करना है यह भी आपको समझाएंगे, ताकि आपके मन से हर प्रकार के डर को निकाला जा सके। तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना कि दृष्टि संस्थान का फेस्टिव लर्निंग ऑफर चला हुआ है। तो इस ऑफर के अंतर्गत आपको 30 अगस्त तक आईएएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो साल की सबसे कम कीमत पर प्राप्त हो रहे हैं। 30 अगस्त तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं, यानी 31 अगस्त को यह कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए साल की सबसे कम कीमत पर आईएएस की किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा और मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आप देखेंगे मेंस के कोर्सेज भी शामिल हैं और जो ऑप्शनल क्लासेस आपकी चलती हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ने का। साल की सबसे कम कीमत पर इनसे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। जब आप उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं या उत्तर लेखन के बारे में सोचते हैं तो कई तरह के प्रश्न आपके मन में होते हैं। इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस क्लास के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में यह होता है कि हम आंसर राइटिंग की यानी उत्तर लेखन की शुरुआत कब करें, कब शुरुआत हमें करनी चाहिए। जब हमें मेंस की तैयारी जब हमारी मेंस की तैयारी पूरी हो जाए, क्या हमें तैयारी की उत्तर लेखन की शुरुआत तब करनी चाहिए या उससे पहले करनी चाहिए? एक तो प्रश्न ये होता है आपके मन में। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो फंडामेंटली आपका उत्तर लेखन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उत्तर संरचना किस प्रकार की आपकी होनी चाहिए। उत्तर लेखन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिस पर आपको फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिस पर आपको फोकस करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। साथ ही प्रश्नों में जो डायरेक्टिव्स जुड़े होते हैं, चर्चा करें, विवेचना करें, ये जो डायरेक्टिव्स हैं इनका मतलब क्या होता है, इनको भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और उत्तर लेखन के दौरान क्या नहीं करना चाहिए इस पर भी आपको स्पष्टता होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस पर स्पष्टता नहीं है तो ये चीज भी आपके आंसर में कई तरह की गलतियों को शामिल कर सकती है, कई तरह के वेवर्डनेस को शामिल कर सकती है, यानी उसकी दिशा को सही नहीं रख पाएंगे आप अगर इस चीज को आप स्पष्ट नहीं है कि आपको क्या नहीं करना है। तो एक एक करके इन सभी विषयों पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न यह है कि उत्तर लेखन की शुरुआत कब करनी चाहिए। एक सामान्य धारणा यह है कि आप पहले मेंस की पूरी तैयारी कर लें और उसके बाद उत्तर लेखन आप करें। दरअसल यह धारणा गलत है। गलत इसलिए है कि एक तैयारी की शुरुआत का पैटर्न होता है। पैटर्न होने का मतलब है कि जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत का मतलब ही है कि एग्जाम की जो डिमांड है उसको धीरे धीरे आप पूरा करते हुए चले। और किस तरह से धीरे धीरे आप पूरा करते हुए चलेंगे? सबसे पहले आईएएस की तैयारी में आप अपने बुनियादी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, बुनियादी अध्ययन को करते हैं। और बुनियादी अध्ययन में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? एनसीईआरटी की किताबों की। और यही कारण है कि दृष्टि संस्थान एनसीईआरटी से संबंधित कोर्सेज भी चलाता है। तो वहां पर भी आपको 30 अगस्त तक सबसे कम कीमत पर उन कोर्सेज की प्राप्ति हो जाएगी, तो उन कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, आप अपने बेसिक अध्ययन को क्लियर करते हैं, आप अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, आपको इन्हीं पर 100 से 150 शब्द लिखने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं पर आप एक प्रश्न को बनाइए और इसी प्रश्न पर आप 100 से 150 शब्द लिखिए। साथ ही
शुरुआत में आप एक दिन में एक प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जैसे 10वें दिन से या 11वें दिन से आप क्या कर सकते हैं कि एक दिन में 2 प्रश्न लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। आप 25वें दिन या 30वें दिन या 31वें दिन से आप क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे 3 से 5 प्रश्न लिखिए। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपका अध्ययन न केवल एनसीईआरटी तक सीमित रहेगा, बल्कि आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ेंगे, आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक भी आप पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या करेंगे, या आप किसी रिपोर्ट का भी अध्ययन करेंगे, किसी समिति की रिपोर्ट का, किसी कमेटी की रिपोर्ट का भी अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये कंटेंट बिल्डिंग कर रही हैं। आपका कंटेंट जो है वो लगातार समृद्ध होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका कंटेंट लगातार समृद्ध होता चला जाएगा, आप अपने आंसर राइटिंग में इस चीज को शामिल करते चले जाइए। देखिए, ये एक क्रमिक तरीके से चीज हो रही है, क्रमिक तरीके से ये चीज आगे बढ़ रही है। तो आंसर राइटिंग में भी आपको क्रमिक तरीके से ही आगे बढ़ना है। जब आप शुरुआत में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका ध्येय बेहतर उत्तर लिखना नहीं हो सकता है। बेहतर उत्तर, ये सबसे बड़ी गलती है। बेहतर उत्तर लिखना आपका ध्येय नहीं होना चाहिए। आपका ध्येय होना चाहिए उत्तर लेखन सीखना। आपका ध्येय है सीखना। तो धीरे धीरे जब आप लिखेंगे तो आप सीखेंगे, और धीरे धीरे जैसे आपका कंटेंट बिल्डिंग होती चली जाएगी, कंटेंट आपका समृद्ध होता चला जाएगा, तो आप अपने आंसर में इसको भी शामिल करते हुए चले जाएंगे। धीरे धीरे अपने दोस्तों से, या आप जिस भी संस्थान से जुड़े हैं, दृष्टि संस्थान से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से इसको इवेल्युएट कीजिए और इवेल्युएट करवाइए, इसका मूल्यांकन करवाइए, और जहां पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है उस पर इंप्रूवमेंट भी कीजिए। तो शुरुआत में ही आपको उत्तर लेखन की शुरू कर देना है। इसमें यह नहीं मानना है कि मेंस की पूरी तैयारी हो जाएगी तभी मैं उत्तर लेखन करूंगा। वो एक गलत स्ट्रेटजी है, गलत धारणा है, उस धारणा से बचना है। शुरुआत से शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पकड़ लेखन पर बनती जा रही है। यहां पर एक और बात का ध्यान में रखना है कि हो सकता है शुरू में शब्दों की सीमा न रहे, क्योंकि जब आप उत्तर लेखन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप यूपीएससी के प्रश्नों पर भी आएंगे, पिछले सालों के प्रश्न उठाएंगे, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको उस प्रश्न को समझने पर ही जोर देना है। समझने पर ही आप 2 से 5 मिनट दीजिए, 2 से 5 मिनट। फिर उसके स्ट्रक्चर को तैयार करने में आप 10 से 15 मिनट दीजिए, पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में, और फिर 20 मिनट में उत्तर लिखिए। यहां पर समय सीमा का आपको ध्यान में नहीं रखना है शुरू में, लेकिन धीरे 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 आपको समय सीमा को कम करते जाना है। जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपको समय सीमा पर अपने आप को लेकर के आना है। तो ये क्रमिक विकास है उत्तर लेखन का। अब प्रश्न बनता है कि इस उत्तर लेखन में आपको कौन कौन सी चीजों को शामिल करना है, यानी आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उत्तर लेखन का। तो अब इस स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि उत्तर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। जब हम उत्तर लेखन की बात करते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी, और एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है। इन सब का क्या मतलब है, जैसे इंट्रोडक्शन में आप प्रश्न से संबंधित बहुत ही बुनियादी बातों को या ब्रॉडर एस्पेक्ट को शामिल कीजिए। ब्रॉडर एस्पेक्ट को शामिल कीजिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वैसे तो ये बात बहुत वेग लगेगी। जैसे आप कोई भी प्रश्न है, 1857 की क्रांति पर आपको उत्तर लिखना है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा है, 1857 की क्रांति पर आपको प्रश्न लिखना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वस्तुतः 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। 1857 की क्रांति क्या थी? भारतीय समाज की ओर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। यह प्रतिक्रिया क्यों हुई थी? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इस प्रकार की नीतियां अपनाई थी जिससे भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, उनमें असंतोष की भावना आई, और असंतोष की भावना आने से ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये उभरी। तो इसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार का आपका हो सकता है? इंट्रोडक्शन आपका इस प्रकार से हो सकता है, नोट करिएगा इसको,
आपका इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रकार का शासन था। फलतः भारतीय समाज और ब्रिटिश हितों, भारतीय हितों और ब्रिटिश हितों के बीच एक मूलभूत अंतर्विरोध होने के कारण समाज के अलग अलग पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं उभरी। समाज के अलग अलग पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से उभरी? आप जानते हैं कि भारत में नागरिक विद्रोह भी हुए, भारत में आदिवासी विद्रोह भी हुए, भारत में किसान आंदोलन भी हुए, भारत में 1857 की क्रांति भी हुई। ये अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी ब्रिटिश शासन की नीतियों का ही परिणाम था। ब्रिटिश शासन के जो उसने भारतीय समाज का सामाजिक आर्थिक शोषण किया उसी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। तो 1857 भी वही है। तो भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन या भारत में साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की ओर से प्रतिक्रियाएं उभरी, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण 1857 की क्रांति है। अगर आप इस तरह से उत्तर लेखन की या इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में ही आपने अपनी समझ को, पूरा जो आधुनिक भारत की आपकी समझ है वो इन दो शब्दों से झलक जाएगी। साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन था। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश से बाहर किसी अन्य देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके क्या करता है? उसे उपनिवेश बनाता है और उसका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करता है। और यही कारण है कि इस शोषण के कारण ही उस समाज के अलग अलग पक्ष उस शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसा कि भारत में हुआ। तो ये जो शब्द हैं ये पूरे आधुनिक भारत की आपकी समझ को अभिव्यक्त कर रहे हैं। फलतः आप एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसको 1857 की क्रांति की पूरी समझ है और यहीं से आपको बेहतर जो मार्क्स हैं वो मिलने की पृष्ठभूमि निर्मित हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट को लेकर के आना है। साथ ही कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहां से आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको वो डेफिनेशन बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में देनी है, प्रिसाइज। बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं इंट्रोडक्शन में। आप ये मानिए कि 25 से 30 शब्दों में या 20 से 30 शब्दों में इंट्रोडक्शन को खत्म कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न से जुड़े हुए जो अन्य एस्पेक्ट हैं वो आपको कहां पर लेकर के आने हैं? मेन बॉडी में लेकर के आने। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। नोट कर लिया आपने? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मेन बॉडी में किस किस तरह की चीजों को शामिल आप कर सकते हैं। जैसे मेन बॉडी में आपको प्रश्न से जुड़े हुए बहुत से पहलू को, अलग अलग पहलुओं को शामिल करना है। अलग अलग पहलू किस प्रकार से शामिल होंगे? जैसे यहां पर भी एक उदाहरण आप लीजिए कि भारत में खाद्य उत्पादन या कृषि उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा आपको करनी है। तो यहां कृषि उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है उस पर चर्चा करनी है। तो इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं? जैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने में रोबोटिक्स का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है उसका किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, या जो मॉडर्न मशीनरी टूल्स हैं उनका प्रयोग कैसे हो सकता है, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग, जो इरिगेशन या इनोवेटिव इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं। इन सभी एस्पेक्ट के आधार पर अगर आप ये सिद्ध कर देंगे कि किस प्रकार से उत्पादन ये बढ़ा सकते हैं इसको उदाहरणों के माध्यम से, तो उन पर क्या हो जाएगी? चर्चा हो जाएगी। आप इसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंतर्गत भी बांट सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहां लिखनी है? मेन बॉडी में लिखनी है। मेन बॉडी में कोई भी उत्तर लिखते हुए आप कई तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट स्कीम्स का उदाहरण दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की आप चर्चा कर सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट की चर्चा कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का आप हवाला दे सकते हैं, आप नीति आयोग की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप
आरबीआई की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूचकांकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीति आयोग और आरबीआई के। इसके अलावा आप जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, एनसीआरबी ब्यूरो का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मेन बॉडी में इन सारी रिपोर्ट्स, डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर जरूरत लगती है तो आप किसी तरह का चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट बनाने के अलावा अगर आपको किसी भी तरह से मैप बनाने की आवश्यकता लगती है मेन बॉडी में, तो आप मैप भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रश्न के अलग अलग पहलू को आप मेन बॉडी में शामिल कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन आपका किस प्रकार का होना चाहिए? कंक्लूजन आपका होना चाहिए बहुत ही बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड। बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस्ड होने का मतलब है कि किसी चीज के केवल आप किस जो प्रभाव हैं या किसी चीज के जो पॉजिटिव इंपैक्ट हैं उन्हीं पर चर्चा, उन्हीं पर आधारित अपने कंक्लूजन को न दें, बल्कि उससे जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि कई इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पर आप अपने कंक्लूजन में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का प्रयोग जहां पर भी आप कर सकते हो वहां करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपके मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हों, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए हों। मेन बॉडी में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो कि अलग अलग विषयों पर आए हैं उनका भी प्रयोग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन बनाने में, इंट्रोडक्शन आपको किस प्रकार से लिखना है, मेन बॉडी में किन चीजों का इस्तेमाल करना है और किस तरह से एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। और जो कंक्लूजन है वो भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये मानिए कि कंक्लूजन भी 20-25 शब्दों में या 30 शब्दों में समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपने ये स्ट्रक्चर जान लिया। अब किस प्रकार से लिखना है वो अभी हम बताएंगे आपको। एक केस स्टडी के अंतर्गत वर्ष 2026 के ही एक प्रश्न को लेंगे, उसमें हम बताएंगे कि अलग अलग एस्पेक्ट का मतलब क्या है, किस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और किस प्रकार से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, उसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रश्न की सही डिमांड को समझ लें। और जब हम प्रश्न की डिमांड समझने की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। प्रश्न की आपको सही डिमांड समझनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रश्न की डिमांड समझ ली तभी आप उसके इंट्रोडक्शन को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अगर प्रश्न की डिमांड ही आपको ठीक से समझ में नहीं आई तो इंट्रोडक्शन खराब हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन ही एग्जामिनर को यह बताता है कि आपने प्रश्न समझ लिया है या नहीं समझा है। और अगर आपने प्रश्न समझ लिया है और एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन दे दिया है तो वही एग्जामिनर की एक पृष्ठभूमि तय हो जाती है कि वो आपको बेहतर मार्क्स देगा। इसलिए इंट्रोडक्शन की बहुत बड़ी भूमिका है और इंट्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप प्रश्न की डिमांड को समझें। और जब हम प्रश्न की डिमांड की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो डायरेक्टिव, एक कीवर्ड और तीसरा स्कोप। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टिव, कीवर्ड और स्कोप का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए। अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की भूमिका, टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो यहां पर जो चर्चा शब्द है, डिस्कस शब्द है, वो किसको अभिव्यक्त कर रहा है? वो अभिव्यक्त कर रहा है डायरेक्टिव को। यहां पर जो कृषि उत्पादन है ये किसको अभिव्यक्त कर रहा है? एरिया को, यानी स्कोप को। और प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी कीवर्ड है। कीवर्ड वो वर्ड है जहां पर आपको अपने आंसर के दौरान फोकस करना है। एरिया या स्कोप वो है कि आपको किस चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखना है, यानी उसके डायमेंशंस निकालने। आप टेक्नोलॉजी के जितने भी डायमेंशन निकालेंगे वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के डायमेंशन निकालेंगे कि कहां पर प्रौद्योगिकी जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है। और कीवर्ड क्या है? प्रौद्योगिकी। तो अभी हमने समझाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, या जो एडवांस्ड जो आपके मशीनरी टूल्स हैं, या फिर इरिगेशन, इनोवेटिव इरिगेशन सिस्टम्स जो चल रहे हैं वो किस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये 3 चीजों का विशेष रूप से आपको
ध्यान में रखना है। और इसमें भी जो अलग अलग प्रकार के डायरेक्टिव्स हैं, जैसे चर्चा करने का मतलब, डायरेक्टिव्स अलग अलग प्रकार के हैं, जो हमारा अगला एस्पेक्ट है। जब हम किसी चीज पर चर्चा की बात करते हैं तो चर्चा क्या कोई एक व्यक्ति कर सकता है? चर्चा के लिए आपको कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रश्न के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग पहलुओं को निकालना है और यह देखना है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है और उनसे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस उनसे जुड़े हुए क्या है। चैलेंजेस के बिना ये पूरा नहीं होगी चर्चा। जैसे आपने यहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि उत्पादन किस प्रकार से बढ़ सकता है ये तो बता दिया, लेकिन उससे जुड़े हुए चैलेंजेस नहीं बताए तो चर्चा पूरी नहीं होगी। क्योंकि आपको यह बताना पड़ेगा कि भारत में बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है और उन तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतना संचित धन ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में निवेश कर सके। तो उसकी समस्या का समाधान आपको किस प्रकार से करना पड़ेगा? या तो उनको आसान किश्तों में ऋण उपलब्ध कराएं, किसी ना किसी तरह से तो उस चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। तो इस पक्ष की चर्चा किए बिना आपका उत्तर पूरा नहीं हो सकता है। चर्चा का मतलब ये है कि आपको इंपॉर्टेंस के साथ साथ, पहलुओं की इंपॉर्टेंस के साथ साथ चैलेंजेस का उल्लेख करना है। तो डायरेक्टिव्स को समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक डायरेक्टिव यह है कि एग्जामिन कीजिए, एग्जामिन परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण किसके आधार पर करेंगे? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस के आधार पर आप जांचेंगे कि कोई चीज सही है या गलत है और उसके आधार पर फिर अपना कंक्लूजन देंगे। डायरेक्टिव्स और कई प्रकार के भी होते हैं, और कई प्रकार के डायरेक्टिव्स किस प्रकार से हो सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करिए किसी चीज का, आपका उस आलोचनात्मक परीक्षण करना है किसी चीज का। तो आलोचनात्मक परीक्षण में आप क्या करेंगे? उस चीज से जुड़े हुए जो पॉजिटिव्स हैं वो भी बताएंगे, उस चीज से जुड़े हुए जो नेगेटिव्स हैं वो भी बताएंगे, और फिर आपका एक रीजन बेस्ड बैलेंस्ड असेसमेंट, जो बैलेंस्ड असेसमेंट है उसे भी आप प्रस्तुत करेंगे। ये इस डायरेक्टिव्स का ये मतलब हुआ। इसी प्रकार से आपके सामने एक शब्द आ सकता है एनालिसिस शब्द आ सकता है। विश्लेषण कीजिए। तो विश्लेषण में आप किसी चीज के कारण को बताएंगे, उसके प्रभाव को बताएंगे, उससे जुड़ी हुई चुनौतियों का भी उल्लेख करेंगे। इसी तरह से आपका एक शब्द, कई तरह के शब्द आ सकते हैं, जैसे इवेल्युएट आ सकता है, मूल्यांकन करना शब्द आ सकता है। तो जब आप किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, आप उसके वीकनेसेस के बारे में बताते हैं, और फिर अपना एक जजमेंट प्रस्तुत करते हैं, तो ये जो डायरेक्टिव्स हैं उत्तर लेखन के दौरान, इनकी आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ होनी चाहिए डायरेक्टिव्स की। ठीक है, ये आपने समझ लिया डायरेक्टिव्स भी। अब पांचवा जो एस्पेक्ट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? आपको ये नहीं करना चाहिए कि समय के साथ, जैसे शुरू में आप शब्दों का ख्याल नहीं रखना है, लेकिन धीरे धीरे आपको शब्द उतनी संख्या में रखने हैं जितनी आपसे डिमांड की गई है। जैसे अभी यूपीएससी में सामान्य तौर से 150 शब्दों में और 250 शब्दों में आपसे उत्तर पूछा जा रहा है। आपका जो उत्तर है वो 145 से 155 शब्दों में हो सकता है, और यहां पर आपका उत्तर 245 से 255 शब्दों में हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि अगर आपके शब्द कम होंगे तो एस्पेक्ट कम हो सकते हैं। ठीक है, आपके शब्द ज्यादा होंगे तो पेपर छूटने की संभावना बहुत मजबूत हो जाएगी, और अगर आपका पेपर छूटा तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं निश्चित रूप से कम होंगी। अगर आप 20 प्रश्न आते हैं और 20 के 20 प्रश्नों को केवल लिख देते हैं, भले ही उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम रह जाए, तो आपको इंटरव्यू कॉल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रश्न छूटना बहुत खतरनाक है, इसलिए शब्द सीमा में रहना बहुत जरूरी है। शब्द कम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि उत्तर में से कई एस्पेक्ट्स गायब हो सकते हैं अगर शब्द कम हो गए। ज्यादा इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि प्रश्न आपका एग्जाम छूट जाएगा, प्रश्न छूट जाएंगे, जो आपके लिए वैसे ही घातक हो जाएगा। इसलिए शब्द सीमा का आपको निश्चित रूप से ख्याल रखना है। शब्द सीमा को लेकर के किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी।
आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं देने हैं। अभी हमने बताया था कि कई तरह की कमीशन की गवर्नमेंट स्कीम्स का उल्लेख कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का उल्लेख कर सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, उनके सूचकांक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है और जबरदस्ती आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाने, जबरदस्ती नहीं बनाने हैं। जहां पर आवश्यकता है वहां पर आप बना सकते हैं। इस बात को विशेष तौर से रखना है, ध्यान में रखना है। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? भाषा आपकी जटिल प्रकार की नहीं होनी चाहिए। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए आपकी सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त। यही भाषा सबसे बेहतरीन भाषा है। आप जितना समझने योग्य भाषा में अपनी बातों को लिख देंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आंसर लिखने के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। अब एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे ये वर्ष 2026 में अभी जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका प्रथम प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो वर्ष 2026 में पूछा गया है। अभी प्रश्न क्या है? गांधीवादी आंदोलनों का महत्व उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और डिमांड को समझने के अंतर्गत सबसे की चीजें क्या है? डायरेक्टिव, कीबोर्ड, कीवर्ड्स और स्कोप। डायरेक्टिव कहां है? स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए, ये क्या है? डायरेक्टिव। तो आपको ये कथन स्पष्ट करना है, यानी ये कथन कहीं ना कहीं सही तो होगा, आपको समझाना है कि किस प्रकार से सही है। कीवर्ड्स क्या है? गांधीवादी आंदोलन, ये क्या है? कीवर्ड। संगठित जन समूह भी अपने आप में एक कीवर्ड है, लेकिन ये इसको कीवर्ड है लेकिन ये इसके स्कोप को भी निर्धारित करता है। ये आपने निर्धारित कर लिया, आपने प्रश्न की डिमांड समझ ली। प्रश्न को किस प्रकार से आपको अब समझना है। जैसे जब हम कहते हैं गांधीवादी आंदोलन, तो गांधीवादी आंदोलनों के अंतर्गत आप जानते हैं 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में आए तो धीरे धीरे उन्होंने भारत को समझने की शुरुआत की और उनका प्रमुख जो पहला सत्याग्रह हुआ वो आया चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ग्रहण सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। फिर असहयोग आंदोलन 1900, असहयोग 1920 से 22। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में 1930 से 34 तक, 1930-32, और फिर आप देखेंगे 1930 से 31 अंत तक, और फिर 32 से 34, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये अब आपको ये बताना है कि इनका जो महत्व है ये उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था। यानी इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने क्या किया? भारतीय समाज के अलग अलग पक्षों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। किन किन पक्षों को जोड़ दिया? जैसे चंपारण सत्याग्रह से किसान शामिल हो गए, खेड़ा से किसान शामिल हो गए, अहमदाबाद में मजदूर, असहयोग आंदोलन में बड़े स्तर पर ग्रामीण और शहरी भागीदारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक का प्रश्न उठा दिया। नमक किससे जुड़ा हुआ है? हर घर से जुड़ा हुआ है। शराबबंदी को लेकर के उन्होंने शराबबंदी का विरोध किया और शराबबंदी में उनका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? महिलाओं ने, तो महिलाओं को जोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में तो आप जानते ही हैं भारतीय समाज के सभी वर्ग साथ आ गए थे। साथ ही आप जानते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा कि स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, और इसके अंतर्गत उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने चरखा हर घर में पहुंचा दिया। चरखा क्या है? चरखा आप हर घर में चलाते हैं और आप कपड़े स्वदेशी पहनते हैं, खादी वस्त्र पहनते हैं, तो इस खादी के प्रश्न को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, यानी आपके घर में राष्ट्रीय आंदोलन पहुंचा दिया, हर व्यक्ति तक राष्ट्रीय आंदोलन की पहुंच को एस्टेब्लिश कर दिया। नमक का हर व्यक्ति प्रयोग करता है खाने में,
तो नमक सत्याग्रह के माध्यम से क्या कर दिया, हर घर को जोड़ दिया राष्ट्रीय आंदोलन से। इस प्रकार की गतिविधियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। हरिजन उत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने हरिजनों की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया, उनके द्वारा जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया गया और उसमें अलग अलग प्रकार के सत्याग्रह और आंदोलन चले, तो भारतीय समाज के अलग अलग पक्ष, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, व्यापारी हो, सभी उसके अंतर्गत शामिल हो गए। इससे हुआ क्या, इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो सामाजिक आधार है वो लगातार बढ़ता चला गया, वो लगातार व्यापक होता चला गया। और जब ये व्यापक होता चला गया तो ब्रिटिश शासन का जो वैधता थी, जो उसकी राजनीतिक और नैतिक वैधता थी, वो क्या होती चली गई, वो कमजोर होती चली गई, उस पर नकारात्मक असर पड़ा। और इसकी परिणति क्या हुई, 1947 में भारत की आजादी में इसकी परिणति हुई। तो यही तो समझना, यही सब तो लिखना है आपको। शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे ये तो मेन बॉडी हो गई, मेन बॉडी में तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। शुरुआत आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह का इंट्रोडक्शन आप इसके अंतर्गत दे सकते हैं। इसके अंतर्गत आप इस प्रकार का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सीमित, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सीमित अभिजात राजनीतिक गतिविधि से व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सीमित अभिजात राजनीतिक गतिविधि से व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जिसकी अभिव्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन में हुई। आपने क्या है, आपने पूरी तरह से प्रश्न को एक लाइन में समेट दिया। प्रश्न के जो उत्तर है, उसकी जो समझ है, उसको एक लाइन में आपने समेट दिया इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। एग्जामिनर इस लाइन को पढ़ते ही समझ जाएगा कि इसको पूरे प्रश्न की समझ अच्छी तरह से है। इस पर आप किस तरह का कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन में सारी चीजों को समाहित कर दीजिए। कंक्लूजन में जैसा अभी हमने बताया था कि व्यापक जनाधार किसको प्रदान किया, इस प्रकार जैसे जैसे ही मेन बॉडी खत्म होगी, इस प्रकार महात्मा गांधी के आंदोलनों ने, या आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया। व्यापक सामाजिक आधार, ये आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया, जिसने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक और नैतिक वैधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया, जिसकी परिणति अंततः 1947 में भारत की आजादी में हुई। इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो उत्तर अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो उत्तर आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, अधिकतम मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने ठीक तरीके से इसको संगठित कर दिया जो आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। शुरू से शुरुआत कीजिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी पर 100-150 शब्द लिखने की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। पहले एक प्रश्न लिखिए डेली, फिर आप 2 प्रश्नों को लाइए, फिर 3 प्रश्नों को लाइए, 4 को लाइए प्रतिदिन। जैसे जैसे आपकी कंटेंट बिल्डिंग होती चली जाएगी तो उस तरह की चीजों को भी प्रश्न उत्तर में प्रश्न के अलग अलग एस्पेक्ट को शामिल करते चले जाइए। आपके दोस्तों से इवेल्युएट करवाइए, दृष्टि संस्थान के जो मेंटर्स हैं उनसे अपने प्रश्नों को इवेल्युएट करवाइए और लगातार इंप्रूवमेंट करिए। तो आप इस तरह से उत्तर लिखने की स्थिति में आ जाएंगे कि मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू पर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी और आप बेहतर अंकों के साथ सफलता हासिल करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।